शुरुआत में स्कॉट को दिखाया जाता है जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज के कॉन्वोकेशन में शामिल होता है जहां उसके फ्रेंड्स और फैमिली सभी शामिल थे। यहाँ स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड फियोना से मिलता है और उससे मिलने के बाद वो कहता है कि उसके पास अब बहुत सारा समय है उसे देने के लिए, लेकिन फियोना कहता है कि उसे कोई मिल चुका है और वो उसे ब्रेकअप कर रही है। ये कहकर फियोना से चली जाती है और स्कॉट का दिल टूट जाता है। ये सारे मोमेंट स्कॉट के पेरेंट्स वीडियो कर रहा होता है और इस वीडियो में स्कॉट फियोना के लिए रोते हुए दिखाया जा रहा है और यह वीडियो स्कॉट का दोस्त कूपर और उसका भाई बर्ट बार बार रिप्ले कर करके उसका फिरकी रह रहा होता है। इसी के साथ ही स्कॉट अपने एक जर्मन दोस्त जो कि बर्लिन में रहता है उससे वो चैट किया करता है ताकि वो जर्मन सीख सके। वो अपने दोस्त कूपर से कहता है कि माइक जल्दी अमेरिका आने वाला है और आगे की पढ़ाई यही करने वाला है और इसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन जाएंगे। स्कॉट अपने ब्रेकअप के बारे में माइक को बताकर वो अपने दोस्त के पार्टी में चला जाता है। इसके बाद उसी पार्टी को दिखाया जाता है जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में स्कॉट के दोस्त ने पार्टी को रखा था और यहाँ कूपर और स्कॉट अपने दो दोस्त से मिलता है, जेमी और जेनी, जो कि भाई बहन होते हैं और वे बता रहे होते हैं कि कल वो यूरोप के टूर पर निकल रहे हैं जो कि हमेशा से उनका सपना था पेरिस एक्सप्लोर करने के लिए। दोनों स्कॉट से रिक्वेस्ट करता है उनके साथ आने के लिए, जिसके जवाब में स्कॉट कहता है कि फिलहाल उसका मन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद उस पार्टी में एक बैंड बज रहा होता है जहाँ उसका लीड सिंगर मैट सामने आता है और वो बता रहा होता है कि वो एक गाना अपने गर्लफ्रेंड के लिखा है और वो गर्लफ्रेंड है फियोना। और वो स्टेज पे चढ़ने के बाद मैट उसके चुम्मी लेने के बाद एक गाना गाने लगता है। वो दोनों मिलकर गाना गाते हुए स्कॉट को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा होता है और स्कॉट अपने दुख दर्द के साथ ये सब देख रहा होता है, फिर वहां से चला जाता है। वो घर पहुंचने के बाद उसे मेल आता है जो कि माइक की तरफ से था, जो बता रहा होता है कि उसके ब्रेकअप होने की वजह से वो निराश है। वो जर्मन में लिखता है कि वो जल्द अमेरिका आ रहा है उससे मिलने के लिए। अब नशे की हालत में स्कॉट को एक वर्ड समझ में नहीं आता है और उसका डिक्शनरी में मीनिंग जानने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक होमोसेक्सुअल है और उसके साथ एक गे रिलेशनशिप बनना चाहता है, जिससे स्कॉट गुस्सा हो जाता है और उल्टे सीधे लिखकर वो मेल भेज देता है और इसके बाद वो वही बेहोश हो जाता है। अगले सुबह जब स्कॉट सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका भाई बर्ट उसके ईमेल मैसेजेस को पढ़ रहा होता है। वो अपने भाई बर्ट से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिसके जवाब में उसका भाई कहता है कि वो एक खूबसूरत लड़की की तरफ से एक मेल को पढ़ रहा है जिसका नाम है मिका। अब स्कॉट को थोड़ा सा अजीब लगता है और कहता है कि वो मिका नहीं है, माइक है, और वो उसे बुलाकर एक फोटो दिखाता है जो महीनों पहले माइक ने उसे भेजा था अपनी बहन के साथ। वो दिखाता है उसका दोस्त माइक और उसकी बहन यॉन, जिसको जो है बर्ट स्कॉट को बेवकूफ कहते हुए कहता है कि इस लड़की का नाम है मिका और उसका भाई का नाम है यॉन। जर्मन में नेम का प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से लिया जाता है और वो जर्मन सीख रहा है इसलिए वो बता पा रहा है। अब ये सुनने के बाद स्कॉट हैरान हो जाता है कि अब तक वो जिस लड़के के साथ वो चैट कर रहा होता है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है और वो भी एक जर्मन खूबसूरत लड़की। जिसके बाद बर्ट एक बार फिर से उसका मजाक उड़ा रहा होता है और स्कॉट को ये एहसास होता है कि उसने क्या लिखकर भेज दिया, जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ जब मिका देखती है कि स्कॉट ने उल्टे सीधे लेकर उसे मेल भेजा है, वो इससे गुस्सा हो जाती है और उसे ब्लॉक कर देती है। फिर स्कॉट कई बार मेल भेजने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन आईडी ब्लॉक होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी स्कॉट का दोस्त कूपर वहां पहुंच जाता है और उसकी परेशानी के बारे में जानना चाहता है। स्कॉट कूपर को वही फोटो दिखाकर कहता है कि इतने दिन से वो एक लड़की से बात कर रहा है जिसका नाम है मिका, जिससे कूपर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि बहुत ही हॉट लड़की है। लेकिन स्कॉट कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं कि वो हॉट है, लेकिन उस लड़की के साथ उसका एक कनेक्शन बन गया था जिस वजह से उसे बुरा लग रहा है। तभी अचानक कूपर स्कॉट से कहता है कि वो बर्लिन क्यों नहीं चला जाता, जिसके जवाब में स्कॉट कहता है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे अपने डैड का बिजनेस भी संभालना है। जिसके जवाब में कूपर कहता है कि फियोना ने सही किया उसे छोड़कर क्योंकि वो हमेशा कमिटमेंट से डरता है। जिसके बाद स्कॉट ही सोच लेता है कि अब वो बर्लिन जा रहा है और उसे सपोर्ट करते हुए कूपर कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा और अपनी सफर की शुरुआत करता है लंदन से। जब स्कॉट और कूपर लंदन पहुंचते हैं वो डायरेक्ट एक बार में चला जाता है बियर पीने के लिए। तब उन्हें पता चलता है कि ये बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के गुंडों वाले सॉकर क्लब है जहाँ पे सभी उन्हें घूर घूर के देख रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से निकल लेना अच्छा होगा, लेकिन जब वो यहाँ से निकलने जाते हैं एक कम बाल वाला आदमी जिसका नाम है मैड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि वो इस क्लब में क्या कर रहे हैं, ये बार सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले प्राइवेट फैंस के लिए है। जिसके बाद मैड उन्हें धमका रहा होता है, जिसे देखते हुए स्कॉट उन्हें इंप्रेस करने के लिए वो उनकी टीम को फॉलो करते हुए बड़ी बड़ी बातें और गाने गा के सुना देता है। जिसके बाद मैड इंप्रेस हो जाता है और दोनों को बियर ऑफर करता है। इसके बाद रात भर पार्टी होती है और जब स्कॉट अगले सुबह जगता है तो वो देखता है कि वो उनके गाड़ी में कहीं जा रहा है। वो डायरेक्टली मैट से पूछता है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, जिसके जवाब में मैट कहता है कि पेरिस में एक मैच होने वाला है फ्रांस का अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड का और वही देखने वो जा रहे हैं। ये सुनने के बाद स्कॉट थोड़ा फिक्र करने लगता है और दौड़ते हुए कूपर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें तो बर्लिन जाना था। जिसके जवाब में कूपर बिल्कुल रिलैक्स होते हुए कहता है कि बर्लिन पेरिस से ज्यादा दूर नहीं है और उसे इस एडवेंचर का मजा लेना चाहिए। तभी स्कॉट को याद आता है जेमी और जेनी के बारे में जो कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ऑलरेडी पेरिस आ चुके हैं। वो कूपर का फोन लेकर उन्हें कांटेक्ट करता है। इसके बाद वो लंदन से पेरिस आ चुके होते हैं और इसके बाद स्कॉट और कूपर जेमी और जेनी से मिल जाता है और वो दोनों उन्हें देखकर सरप्राइज हो गए थे कि वो लोग फाइनली यूरोप में घूमने आ गए, वो भी एक लड़की के लिए। जहाँ जेमी बता रहा होता है कि यहाँ आकर उसने एक कैमरा को खरीदा है जिससे वो बहुत सारे फोटोज खींच सकते हैं और इसी के साथ ही वो आगे जाकर एक ट्रैवल गाइड बनना चाहता है। वो एक गाइड बुक को फॉलो करता है जिसका ऑथर है फॉर्मर और उसका बहुत बड़ा फैन है।
इसके बाद सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए और यहाँ स्कॉट जेमी और जेनी से कह रहा होता है कि वो भी उनके साथ चले, क्योंकि जब वो मिका से मिलेगा वो चाहता है उसके सभी दोस्त उसके साथ रहे। पहले जेमी और जेनी मना करते हैं, लेकिन स्कॉट के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार उन्हें नहीं मिलने वाला और उन्हें इस मौके का पूरा लुत्फ उठाना चाहिए। इसके बाद सभी चीयर करते हुए अपने प्लान्स बनाते हैं। अब अगला डेस्टिनेशन एम्स्टर्डम जाने का था और इसके लिए स्कॉट टिकट काट लेता है और तभी जेमी स्कॉट से टिकट लेकर कहता है कि फॉर्मर कहते हैं जब इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज पासपोर्ट या टिकट हो, इसे रखने के लिए हमेशा एक खुफिया पॉकेट होना चाहिए। जो अपने पास वो एक बैग कैरी करता है और उसमें वो सारे टिकट्स को रख देता है। ये देखकर स्कॉट और कूपर हंसने लगते हैं और इसके बाद वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ स्कॉट मिका के बारे में सोच रहा होता है और वो फैंटेसाइज कर रहा होता है कि जब वो मिका से मिलेगा वो उसके साथ क्या क्या बातें करने वाला है। ये सब कुछ सोच रहा होता है और उसे लगता है कि मिका पास में है, लेकिन वहाँ पे एक इटालियन गे आदमी था जो उसे चाट रहा होता है और जब स्कॉट जाग जाता है तो उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। इसके साथ ही बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं और उस इटालियन गे आदमी को अपने कंपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है। इसके बाद ट्रेन सीधा एम्स्टर्डम जाकर रुकती है। अब चारों एम्स्टर्डम पहुंचने के बाद वही सोच रहे होते हैं कि आज रात वो कहाँ सोएंगे, क्योंकि बजट टाइट होने की वजह से वो होटल भी नहीं ले सकते और अगले सुबह बर्लिन के लिए ट्रेन है। जिसके बाद कूपर सभी से कहता है कि शायद वो भूल गए ये एम्स्टर्डम है यूरोप का सबसे हॉट एंड हैपनिंग कैपिटल और उन्हें आज रात मजे करना चाहिए। तभी कूपर एक लैंप पोस्ट में दिखता है एक पैम्पलेट चिपका हुआ था जहाँ पे एक एरोटिक क्लब का मेंशन किया। कूपर सभी से रिक्वेस्ट करता है वहाँ जाने के लिए, लेकिन कोई उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जिसके बाद कूपर उसी एड्रेस को फॉलो करते हुए उस क्लब तक पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां थी, जिसे देखने के बाद कूपर कह रहा होता है वो यूरोप के इस तरह के खूबसूरत लड़कियों का मजा लेने के लिए वो इस ट्रिप पे आया है। इसके बाद उस एरोटिक क्लब का ओनर जो कि एक औरत थी वहां पर पहुंच जाती है। वो औरत उसे कहती है कि अब मजा शुरू होने वाला है। जिसके बाद कूपर का हाथ बांध दिया जाता है। फिर वो औरत अपने भाषा में कुछ कहने लगती है, जिसके बाद दो लंबे सांड अंदर आ जाता है और वो कूपर का कपड़ा फाड़ कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे कूपर चिल्लाने लगता है। उधर जेनी को दिखाया जाता है जो अपने कैमरे के बैटरीज के लिए एक दुकान में जाता है, जहाँ पे एक लड़की उसके कैमरे को देखकर इंप्रेस हो जाती है और इसके साथ उससे भी वो उसे कहता है क्या वो बाहर जा सकता है। जेनी को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो लड़की उसे ब्लॉक कर रही होती है। तभी एक चोर वहाँ पे पहुंच जाता है और उसे चाकू दिखाकर कहता है उसका पैसे देने के लिए। जेमी अपने मजे को किसी तरह से कम नहीं करना चाहता था और इसलिए वो बैग जिसमें पासपोर्ट, टिकट्स, पैसे जो भी थे वो बैग उस चोर को दे देता है और अपना मजा जारी रखता है। और इसी के साथ रात कट जाती है। अगले सुबह कूपर को दिखाया जाता है जो कि लड़खड़ाते हुए जेनी और स्कॉट के पास पहुंच रहा होता है और दोनों से कहता है कि वो कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे मजे में जेमी वहाँ पहुंच रहा होता है और वो सबसे आगे कहता है कि उसे लूट लिया गया है और इससे उसे बहुत मजा आया है, जिसे देखते हुए सभी शौक हो जाते हैं। जेनी जेमी को डांट रहा होता है कि उसके मजे की वजह से उसने वो बैग खो दिया जिसके अंदर उनके सब कुछ थे। अब वो कैसे बर्लिन जाएंगे किसी को कोई आइडिया नहीं था। यहाँ कूपर जेमी से जल रहा होता है कि मजे करने के लिए वो आया था, लेकिन सबसे ज्यादा मजे जेमी ने किया है। इसके बाद वो चलकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है और वो सोच लेते हैं कि वो ही चेकिंग करते हुए बर्लिन पहुंचाएंगे। उस ट्रक का ड्राइवर उन्हें कुछ बता रहा होता है जो कि जर्मन भाषा में था। स्कॉट को थोड़ा थोड़ा जर्मन आता था, जहाँ उस ड्राइवर से कहता है कि वो बर्लिन जाना चाहता है। ड्राइवर को कुछ समझ में आता है और सभी से कहता है उसके ट्रक में बैठने के लिए। फिर उसी ट्रक के सहारे घुमा फिरा कर वो फाइनली बर्लिन पहुंच जाते हैं। स्कॉट उस फोटो से मैच कराता है और बिल्कुल वही अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाता है, जहाँ स्कॉट के दोस्त स्कॉट को कह रहा होता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जहाँ वो मिका से मिलने वाला है। सभी ऑल द बेस्ट विश करता है और स्कॉट अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ स्कॉट और कूपर साथ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहाँ मिका का पिता था, जो उसे बता रहा होता है कि मिका यहाँ नहीं है, बल्कि अपने समर कैंप के लिए वो वेटिकन सिटी गया है अपने दोस्तों के साथ। ये सुनने के बाद स्कॉट एक बार फिर से निराश हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब तक उसका साथ देने के लिए शुक्रिया और इसलिए उन्हें अपने फैमिली को कॉल करके पैसे मंगवाकर उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे का सफर वो पूरा करने वाला है, वो खुद रोम जाएगा। तभी अचानक जेमी वहाँ पहुंच जाता है और उनके सामने बहुत सारे यूरो की गड्डी रख देते हैं, जिसे देखते हुए सभी शॉक हो जाते हैं और जेमी से पूछता है कितने सारे पैसे उसके पास कैसे आए। जेनी समझ जाती है और जेमी से कहती है क्या उसने अपने फेवरेट कैमरे को बेच दिया है। जेमी हाँ कहता है, जिसके बाद स्कॉट जेमी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे उनके फोटोज भी थे। जिसके जवाब में जेमी कहता है कि फोटोज तो बाद में भी खींच सकते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों को निराश नहीं देख सकता और इसके साथ ही मिका से मिलने का दोबारा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। जिसके बाद सभी खुश होने लगते हैं, जेमी का शुक्रिया अदा करते हैं और सभी खुशी खुशी प्लेन पकड़ते हुए वो रोम पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है वेटिकन सिटी में, जहां मिका वहां पहुंच जाते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। इसके कुछ ही मिनट के बाद चारों पहुंच जाते हैं और उन्हें वेटिकन के गार्ड रोक लेता है। उनका ये कहना होता है कि गाइड के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी जेमी को एक प्लान आता है और अपने भाई को वो आगे कर देती है और कहती है ये उनका गाइड है। जहाँ जेमी अपने ब्रिलियंट बातों से उन्हें इंप्रेस कर देता है और फिर वो गार्ड उन्हें जाने के लिए इजाजत दे देता है। और यही मौका होता है स्कॉट और कूपर के लिए, जहाँ वो मिका को ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब उन्हें मिका मिलता नहीं है तो वो पोप के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन कूपर पोप का हेड पहनकर वहाँ पे बदमाशी शुरू कर देता है और उसे सब कुछ मजाक लग रहा होता है। स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है और वो भी पोप का हेड पहन लेता है। तभी वो देखता है कूपर के हेड में आग लग जाता है
वो उसे निकालने के लिए कहता है, तब तक आग लग जाती है और वेटिकन सिटी की छत से धुआं निकल रहा होता है। सबको ऐसा लग रहा होता है कि पोप का देहांत हो चुका है आग लगने की वजह से, जहाँ मीडिया और लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। तभी स्कॉट खिड़की से देखता है मिका को और इसके लिए वो खिड़की खोल कर बाहर आने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो कर्टन से लिपट जाता है और लोगों को लगता है कि यही नया पोप है। जहाँ जोर से मिका को चिल्लाकर बुलाता है, मिका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और इसके बाद एक लंबे कर्टन से वो नीचे उतर आता है। वो मिका से बात करने वाला होता है, तभी वेटिकन के गार्ड वहाँ पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है और उसके दोस्तों को पकड़ लिया जाता है। वो बता रहा होता है कि उन्हें पुलिस में दे दिया जाएगा, लेकिन तभी मैट और उसके ग्रुप वहाँ पहुंच जाता है और उस गार्ड से कहता है कि उसके दोस्त से दूर रहने के लिए। मैट स्कॉट से कहता है कि अब वो अपने दिल की बात कह सकता है। स्कॉट सीधा मिका के पास जाकर कहता है कि वो आ गया है। मिका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये लड़का कौन है, जिसके बाद ऑब्वियसली स्कॉट हैरान था। फिर वो बताता है इसका नाम स्कॉट थॉमस है, जो कि अमेरिका से आया है। जिसके बाद मिका उसे पहचान लेती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। इसके बाद दोनों पोप के कन्फेशन बॉक्स में मजे करते हैं और बाहर कूपर, जेमी और जेनी बैठे हुए थे। यहाँ कूपर को बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है और कहता है उसके लिए ट्रिप सबसे बोरिंग वाला ट्रिप था। उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो गया, जिसको जवाब में जेनी भी कहते हैं कि उसने भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई मजे करने को नहीं मिला। अब यहाँ पे कूपर जेनी के इशारे को समझ रही होती है और वो समझ जाता है कि जेनी क्या चाहती है। अब वापस घर जाने का समय हो चुका होता है और जेमी बता रहा होता है कि वो यहाँ ठहरने वाला है, क्योंकि उसे एक बड़े ट्रैवल कंपनी से एज ए ट्रैवल गाइड जॉब ऑफर मिल चुका है। जिसके बाद स्कॉट सभी को थैंक यू कहता है इस ट्रिप पे आने के लिए, और वाकई में ये ट्रिप उसके जिंदगी का एक मेमोरेबल मोमेंट्स है जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। इसके बाद स्कॉट और कूपर जेमी को बाय कहता है और जेनी अपने भाई को गले लगाकर उसे ऑल द बेस्ट विश करती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है फ्लाइट में, जहां कूपर लगातार जेनी को देखे जा रहा था और इसके बाद जेनी अपने सीट से उठकर वो सीधा फ्लाइट के लैबोरेटरी यानी वॉशरूम के सामने खड़ी होकर वो कूपर को आंख मारती है। कूपर सब कुछ समझ रहा होता है और उसे बहुत मजा आ रहा होता है। इसके बाद वो कहता है अब उसे और कंट्रोल नहीं होता है और वो भी सीधा भागते हुए वॉशरूम के पास खड़ा था, जहाँ जेनी उसे अंदर खींच लेती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यही एंड हो जाता है।